गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 को समझेंगे, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं इसे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। किसी वस्तु में होने वाला कोई भी बदलाव परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना, दूध का दही बनना, लोहे में जंग का लगना इत्यादि। परिवर्तन के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं और दूसरा रासायनिक परिवर्तन जिसे केमिकल चेंज कहते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय कुछ इस प्रकार है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें केवल वस्तु का आकार, आकृति, अवस्था बदलती है, परंतु उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तथा वस्तु के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, लोहे में जंग का लगना, लकड़ी का जलना इत्यादि। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, कागज़ को काटना या मोड़ना, नमक का पानी में घुलना। और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जैसे लोहे में जंग का लगना, दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, फल का सड़ना इत्यादि। तो आइए अब हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन को, जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिस परिवर्तन में किसी वस्तु के आकार, आकृति, रंग या अवस्था में बदलाव होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हम जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी द्रव से वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ इसकी अवस्था में चेंज हुई है, लेकिन इसके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुनः हम उस भाप को पानी में बदल सकते हैं, इसलिए यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें केवल आकृति, आकार, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होता है, परंतु नई वस्तु नहीं बनती है। इसकी विशेषताएं हैं, इस परिवर्तन में नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, केवल आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन प्रायः अस्थायी होता है, यानी टेम्पररी होता है। इस परिवर्तन में भौतिक विधियों से वापस किया जा सकता है, अर्थात जब पानी से वाष्प बदलता है तो पुनः हम वाष्प से पानी में बदल सकते हैं, या जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बदल जाता है। अब पुनः हम पानी को बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो वो फिर से पानी में बदल जा सकता है, अर्थात हम इस परिवर्तन के बाद जो वस्तु बन रहा है पुनः उसे बदल सकते हैं। इसके उदाहरण हैं बर्फ़ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, कागज़ को मोड़ना, मिट्टी को गूंदकर बर्तन बनाना और चीनी का पानी में घुलना। जैसा कि हम चित्र के सहारे भी भौतिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। पहले आकृति में दिखाया गया है जो बर्फ़ है वो पिघलकर पानी में बदल जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाता है। दूसरे में एक कागज़ है जिसे मोड़कर एक दूसरी आकृति में बदल दिया गया है। पुनः हम उस मोड़े हुए कागज़ को फिर से जो प्लेन कागज़ है उसमें बदल सकते हैं, अर्थात जो अवस्था है उसको पुनः जो पुराने अवस्था है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो इस भौतिक परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो इसे हम ध्यान देंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना वही रहती है, इसलिए उसे भौतिक विधियों जैसे कि ताप, दबाव इत्यादि से पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे, जिसे केमिकल चेंज कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस परिवर्तन में किसी वस्तु की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस परिवर्तन को आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी जो नए पदार्थ बने हैं पुनः हम उसे पुराने वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, यानी ये अपरिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। और चौथा है, इस परिवर्तन में रंग, गैस, तापमान इत्यादि में परिवर्तन देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से संकेत हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर इनमें से 6 चीज़ों का हो रहा है परिवर्तन में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है रासायनिक परिवर्तन है। पहला है रंग बदलना, किसी पदार्थ का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है गैस का निकलना, बुलबुले बनते हैं या गैस बनते हैं किसी भी अभिक्रिया के दौरान, तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है ऊष्मा का निकलना या अवशोषण, यानी उत्सर्जन या अवशोषण। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान या तो गर्मी का निकलती है या अवशोषित होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। चौथा है प्रकाश का निकलना, यानी अगर किसी अभिक्रिया के दौरान प्रकाश निकलता है तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पांचवा है अवक्षेप का बनना, यानी जब कुछ ठोस पदार्थ तलछट में जमे हो जाते हैं किसी अभिक्रिया के दौरान, तो हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। और अंत में जो छठा पॉइंट है वो है गंध का आना, यानी जब कोई अभिक्रिया होती है तो अगर उस अभिक्रिया के बाद गंध उत्पन्न होता है तो हम उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस रासायनिक परिवर्तन को हम इस आकृति से समझ सकते हैं। जैसा कि पहले आकृति में दिखाया गया है कि जो 2 कील है यानी कांटी है लोहे की, कुछ समय के बाद जो कांटी है वो बदलकर भूरे रंग का हो जाता है, जिसके ऊपर एक परत आ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरे में मैग्नीशियम रिबन का जलना, जैसा कि दूसरे आकृति में जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलने के बाद कुछ सफ़ेद राख प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तीसरे आकृति में जब हम सिरका और बेकिंग सोडा के बुलबुले जब हम सिरका और बेकिंग तीसरे आकृति में जब हम सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बुलबुले निकलते हैं यानी गैस निकलते हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और चौथे आकृति में जिसमें कि दूध का फटना, जब हम दूध को कुछ समय तक रख देते हैं, गर्मी के कारण वो दूध फट जाता है और दही बन जाता है, अर्थात दूध का दही में बदलना या दूध का फटना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस रासायनिक परिवर्तन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थों का निर्माण होता है और ये परिवर्तन प्रायः अस्थायी यानी परमानेंट होता है। अगला जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है पदार्थ के,
उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होकर नए पदार्थ बनते हैं, और नए पदार्थ के जो गुण होते हैं पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अगला पॉइंट है संरचना। तो हम भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की संरचना की बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पदार्थों की संरचना बदल जाती है। और चौथा पॉइंट है गुणों में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में केवल आकार, आकृति, रंग या अवस्था बदलती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रंग, गंध, तापमान इत्यादि गुणों में परिवर्तन देखा जा सकता है। पांचवा जो इम्पॉर्टेंट अंतर है वो है ऊर्जा का परिवर्तन। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। इसके छठे पॉइंट की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में जैसे कुछ एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना, पानी का वाष्प बनना। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं लोहे में जंग का लगना, दूध का फटना, लकड़ी का जलना। और इसके अंतिम पॉइंट की बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन है अधिकांशतः परिवर्तनशील होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन में जो नए पदार्थ बनते हैं पुनः उसे पुरानी अवस्था में बदले जा सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो नए पदार्थ बनते हैं पुनः उसे पुरानी अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अपरिवर्तनशील परिवर्तन होता है, यानी अस्थायी परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। अब इसके कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है अर्थात टेम्पररी होता है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है यानी परमानेंट होता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम के लिए इसे याद रखने के ट्रिक्स हैं कि भौतिक परिवर्तन जिसमें दिखावटी बदलाव होता है, नया पदार्थ नहीं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनते हैं, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि का जो है बदलाव होता है। और अगर वापसी की बात करें तो भौतिक परिवर्तन को पुनः परिवर्तित कर दिया जा सकता है पुराने वाले पदार्थ में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापसी नहीं हो सकती है, यानी जो नया पदार्थ बना है अब उसे पुनः पुराने वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। तो यह था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अगला जो टॉपिक है वो है लोहे में जंग का लगना, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जंग क्या होता है। जब लोहे को वायु में जल और ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो इसकी सतह पे भूरे रंग का पपरीदार पदार्थ बनता है, इसे ही जंग कहते हैं। और यह जो पदार्थ होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। अब बात करते हैं कि जंग लगने के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं। तो जंग लगने के लिए निम्नलिखित 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला पदार्थ है लोहा यानी वो पदार्थ, और दूसरा है जल यानी नमी, और तीसरा वायु में ऑक्सीजन।
तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है जंग लगने के लिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगा तो जंग नहीं लेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक कील है लोहे की, कुछ दिनों के बाद उसे जब खुले में रख दिया जाता है तो वो वायु और नमी के संपर्क में आकर उसके ऊपर भूरे रंग के परत जम जाते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। अर्थात जंग लगने के लिए नमी, ऑक्सीजन और लोहा तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला हम बात करते हैं जंग लगने से क्या नुकसान है, यानी क्या हानि है। तो सबसे पहला है कि जो जंग होते हैं वो लोहे में लगते हैं, तो वो लोहे को कमज़ोर और भुरभुरा कर देता है। दूसरा, जो लोहे की वस्तु होती है जंग लगने के बाद टूटने लगती है। और तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो मशीनों, वाहनों और पुल इत्यादि की जो उम्र है वो कम हो जाती है, यानी उसके जो लास्टिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और चौथे पॉइंट्स को बात करें तो जंग लगने से जो वस्तु की सुंदरता है और मजबूती है दोनों नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जंग से होने वाली हानि को समझ लिया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो एक ताला है, कुछ दिनों के बाद उस पे जंग लग जाती है तो एक भद्दा सा दिखता है, और उसके बाद वो ताले में जंग लगने के बाद कभी कभी ताला ख़राब भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जंग के काफ़ी नुकसान हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, जंग लगने से रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के उपाय हम जंग से बचने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला है लोहे पर पेंट का करना। यदि हम लोहे के परत पे रंग या स्याही से पेंट कर दें तो जो जंग है वो नहीं लगेंगे, यानी जो लोहे की परत है जंग से बच सकती है। दूसरा है तेल या ग्रीस लगाकर। जो तेल है या ग्रीस है अगर उसको लोहे की परत पे लगा दिया जाए तो लोहे के परत को जंग से बचाया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है जस्ता चढ़ाना, जिसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोहे के परत पे जस्ता का परत चढ़ाते हैं, और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे लोहे के परत में जंग नहीं लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जस्ता होता है वो जंग रोधी होता है। अर्थात जब लोहे के ऊपर जब जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो लोहे जंग से बच जाते हैं, और इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चौथा है प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटिंग, बहुत सारे लोहे पे प्लास्टिक की परत चढ़ा देने से वो जो है जल और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है, जिस वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। और पांचवा है स्टेनलेस स्टील में बदल देना। बहुत सारे लोहे को हम स्टेनलेस स्टील में बदल देते हैं तो इससे भी वो जंग से बच जाता है। तो इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है जंग एक रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात जंग के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो पुनः नए पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, तो हम इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है जंग लगने से लोहे की संरचना बदल जाती है तथा यह वापस अपने मूल रूप में नहीं आ सकते हैं, और जंग एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है जो लोहे की परत पे चढ़ जाता है। इससे बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जैसा कि हमने आपको इस टॉपिक में बताया है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल को समझते हैं। कुछ पदार्थ जब बहुत धीरे धीरे ठंडे होकर जमते हैं तो उनके छोटे छोटे कण एक नियमित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। इन नियमित ठोस आकृति को वाले कणों को क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और साधारण नमक का क्रिस्टल। अब जानेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कैसे बनाया जाता है।
तो हम लोग इसके लिए एक प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें कॉपर सल्फेट, पानी, कांच की छड़ी, बीकर और वाष्पन पात्र। अब हम इसके विधि को जानेंगे। सबसे पहले हम वाष्पन पात्र में थोड़ा पानी लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट डालकर घोल तैयार करते हैं। घोल को कांच की छड़ी से हिलाते हैं और ये तब तक करते हैं जब तक कि कॉपर सल्फेट पानी में घुल ना जाए। यह घोल वाष्पन पात्र में छोड़ देते हैं और ढक कर रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद नीले रंग के कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो इस अवलोकन से हम देखते हैं कि वाष्पन पात्र में नीले रंग के चमकीले क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट का घोल था वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में बदल जा चुका है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, किसी विलयन को धीरे धीरे वाष्पित करके उसके घुले हुए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि घोल को हिलाना बंद कर देना चाहिए, इसे स्थिर छोड़ देना चाहिए, घोल को दूषित नहीं होने देना चाहिए। क्रिस्टल बनने में समय लगता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रयोग को करेंगे, जिसमें कि पहला प्रयोग है मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसके लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें मैग्नीशियम रिबन और दूसरा स्पेंसर की ज़रूरत होगी। तो इसके विधि को जानते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को स्पेंसर की सहायता से पकड़कर बर्नर की लौ में जलाते हैं। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है और एक सफ़ेद चूर्ण बनाता है। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा जो प्रयोग है इस अध्याय में वो है जंग बनने का प्रयोग। तो इसमें जो आवश्यक सामग्री है वो है लोहे की कील, जल से भरा बीकर और तेल। तो हम पहले इसके विधि को जानते हैं। सबसे पहले हम एक कील को जल में भरकर बीकर में डालते हैं, दूसरे में एक कील को जल में डालते हैं और उसके ऊपर तेल की परत डाल देते हैं। अर्थात हम दो बीकर लेते हैं, दोनों में जल लेते हैं और दोनों में कील को डाल देते हैं और एक बीकर में ऊपर में तेल की परत डालते हैं। तब हम कुछ दिनों के बाद अवलोकन करते हैं। अवलोकन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद पहली कील पर जंग लग जाती है, जबकि दूसरी कील पर जंग नहीं लगती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जंग लगने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन एवं जल दोनों की आवश्यकता होती है। और जो अगला प्रयोग है उसका नाम है क्रिस्टलीकरण। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होंगी वो कॉपर सल्फेट, पानी, बीकर, कांच की छड़ी, उसके साथ साथ ढक्कन के लिए हम कागज़ का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसके विधि को देखेंगे। तो पहले हम गर्म पानी में कॉपर सल्फेट को मिलाकर उसका सांद्र विलयन तैयार करते हैं। दूसरे बीकर में हम विलयन को ठंडा करके एक बीकर में रखते हैं और कागज़ से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके तल में नीले रंग के क्रिस्टल बन जाते हैं। अवलोकन में देखते हैं कि बीकर के तल में नीले रंग के क्रिस्टल बने दिखाई पड़ते हैं। तो इन सारे प्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन प्रयोगों से हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझने में सहायता मिलती है। मैग्नीशियम रिबन जलाने से रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख मिलता है,
जिसे हम पुनः मैग्नीशियम रिबन में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, जंग बनने के लिए जल एवं वायु दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा, क्रिस्टलीकरण द्वारा विलेय पदार्थ के सुंदर क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आपका अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। अब इस अध्याय का जो सारांश है इसे हम करेंगे, जिससे कि आपका यह अध्याय आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोगों ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना। इन दोनों के अंतर को सबसे पहले हम लोग ने जाना कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल आकार, आकृति या अवस्था बदलते हैं पदार्थ के। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इसे उल्टा किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना, पानी का वाष्प बनना, चीनी का घुलना इत्यादि। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में रंग का बदलना, गैस का निकलना, ऊष्मा एवं प्रकाश का निकलना जैसे संकेत मिलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन प्रायः उल्टा नहीं किया जा सकता है, यानी जो नए पदार्थ बनते हैं पुनः उसे पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा, प्रकाश, गैस, गंध इत्यादि का निकलना हो सकता है। और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जिसमें लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, दूध का फटना, केक बनना, कागज़ का जलना इत्यादि। इस अध्याय के जो वन लाइनर रिवीजन है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि परिवर्तन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। किसी वस्तु में होने वाला बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन प्रायः उल्टा किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः उल्टा नहीं किया जा सकता है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन पर सफ़ेद राख बनता है, यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा, प्रकाश या गैस निकल सकता है। उसके बाद इसके वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में के मुख्य संकेत है रंग बदलना, गैस निकलना, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि का निकलना। लोहे में जंग लगने के लिए वायु, ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल नियमित ज्यामितीय आकृति वाले ठोस होते हैं और कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ टिप्स देखेंगे। तो आपको इस अध्याय की जो परिभाषा हैं उनको याद करने हैं, जिसमें कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग, क्रिस्टलीकरण इत्यादि है। उदाहरण लिखते समय सही संकेत आवश्यक लिखें, जैसे रंग बदलना, गैस निकलना इत्यादि। तुलना वाले प्रश्न में तालिका बनाकर याद करें, जैसे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। प्रयोग से संबंधित प्रश्न में सामग्री, विधि, अवलोकन, निष्कर्ष क्रम से लिखें। चित्र आरेख प्रश्नों पर लेबल सही बनाएं, हर लेबल के नीचे नाम लिखें। और वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बार बार हल करें एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें। अब इस अध्याय के जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ इस प्रकार हैं। 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न।
उसके अलावा जो MCQs हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसमें हमने 8 डाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इन सारे प्रश्न को अब आसानी से हल कर सकते हैं और इस सारे प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिख कर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। इस अध्याय में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे चीज़ आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।